नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी। और आज हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई एंड आरबीएसई जो आपकी बुक चलती है क्षितिज, उसका एक टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी का। तो चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ते हैं अपन। हिंदी क्षितिज और काव्य खंड इसका है। तो आत्मकथ्य से पढ़ने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या है। तो देखते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सन 1889 में हुआ। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही कौन सा विषय पढ़ा? संस्कृत। कौन सा विषय पढ़ा? संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, छायावाद क्या होता है। 1918 से 1936 का जो समय रहा हिंदी साहित्य में, उसको नाम दिया गया छायावाद। और छायावाद का जो समय है उसके प्रवर्तक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्यिक रचना की। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता आदि की सभी रचनाएं की। इनकी कामायनी, बच्चों 1935 में इन्होंने लिखा है कामायनी, जो सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी मानी जाती है। इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया? मंगल प्रसाद पुरस्कार से इनको नवाजा गया। देश के गौरव का गान तथा देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी क्या रही है? विशेषता रही है। इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भरा हुआ था। इनकी रचनाओं में श्रृंगार, करुणा का सुंदर समन्वय है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आत्मकथ्य का कविता पाठ का सार देखते हैं अपन, क्या लिखा है इसमें। जयशंकर प्रसाद जी के मित्र ने उनके आत्मकथा लिखने का निवेदन किया। मित्र घर पे आए, कहा कि जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखो? आत्मकथा लिखो। जबकि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभवों का वर्णन किया है। उनके अनुसार संसार क्या है? नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्तियों के समान क्या है? टूट करके गिर ही जाता है। उन्होंने काव्य में जीवन के यथार्थ अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वह चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा दिया जाना हो। तो देखें अपन, उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, उनके मित्र को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरल और दुर्बलताओं से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनके जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहां एक और कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता का भी प्रकट होती है। आगे चले बच्चों, हम एक दो के देखते हैं कि कैसे हम भावार्थ स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे, व्याख्याएं कैसे लिखेंगे अपन। दो पंक्तियां मैंने यहाँ पे ली है। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखो आप भावार्थ देखो इसका। यहां कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना करके पता नहीं क्या कहानी कर रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। बिल्कुल समझ में आया आपको ये? आगे चलें। दूसरा
तीसरा बिल्कुल आपके लिए भावार्थ दिए हुए हैं। चौथा आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं। पांचवा, छठा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिला करके होने वाली उन बातों के। बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसको मैं स्वप्न देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कितना भावार्थ देखते हैं इसको, कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों का कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उनके सुखों को गले लगाना चाहा, तभी उनकी प्रेमिका मुस्कुरा करके वहां से भाग जाती है। बच्चों, अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है? नहीं। हंसना चाहता है? नहीं। खुश रहना चाहता है? नहीं। दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? किसने दिया? संबंधियों ने, मित्रों ने, प्रेमिका ने। तो प्रेमिका आ जाएगा बिल्कुल। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कौन है? कवि। बिल्कुल। आगे है, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहता? सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर और निजी। तो पारिवारिक अनुभव, निजी अनुभवों को बांटना नहीं चाहता। बिल्कुल समझ में आया आपको। आगे चले अपन। 5th, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया? किसकी ओर किया? खाली घर नहीं, सूखी नदी नहीं, असफल जीवन की ओर। और यह भी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? कहानियां, कविताएं, गीत नहीं, आत्मकथे लिखे हैं। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने अपने मन को किसके रूप में किसका रूप दिया? किसका दिया? गीतकार का, कोयल का, नहीं भंवरे का। किसका? मधुप गुनगुनाकर। शब्द आया था इसमें। आगे चलें। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया? कैसा जिया? दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र। तो हम इसको स्वतंत्र जीवन मान सकते हैं, क्योंकि निराशावादी, एकांत और स्वतंत्र जीवन है। आगे है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? निराशा, उदासी, खुशियां। तो उदासी का भाव अपन ले सकते हैं। निराशा भी, निराशाओं का भी हो सकता है, निराशा, उदास मन। ठीक है, आगे चलें बच्चों। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पे चल रहे अपन। कवि ऐसा क्यों कहता है कि अभी समय भी नहीं है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि को लगता है कि उसके जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की जो दूसरों के बताने के योग्य हो। उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है और वह उन्हें किसी सीमा तक भूल गया है, और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। आगे चले बच्चों। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसको मैं स्वप्न देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। पहला देखो आप, उक्त पंक्ति का भाव यह है कि कवि भी अपने लोगों के भांति सुखमय जीवन बिताना चाहता था, पर परिस्थितियां वश सुखमय जीवन की यह अभिलाषा उसकी इच्छाएं बनकर रह गई। सुख पाने का उसे अवसर भी मिला पर वह हाथ आते आते रह गया, अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से वह सुखी जीवन का आनंद अधिक दिनों तक नहीं रह सका। आगे चले अपन। बी का है, तो इसमें क्या है? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। इसका भावार्थ देखते हैं अपन कि कवि की प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकाल उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने की लालिमा इन्हें कपोलों से, कपोल यानी गालों से
लिया करती थी, अर्थात उसकी पत्नी के कपोल उषा से भी बढ़कर उसको नजर आते थे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहना चाहते हैं? ये नहीं आएगा। आगे चलें। तुम सुनकर बिंबात्मक, ये भी नहीं, छोड़ो। अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं अपन। आगे चलें। संगीतात्मकता है, बिल्कुल है। आगे चलें। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे कविता के किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा, कविता में उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार से है कि कवि की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, उसका रूप सौंदर्य प्रातःकाल उषा से भी बढ़कर था। कवि को उसके रूप सौंदर्य का सानिध्य अल्पकाल के लिए ही मिला। उसकी पत्नी सुख की अल्पकालीन मुस्कान बिखेरकर उसके जीवन को दूर हो गई। इससे कवि के चिरकाल तक सुख पाने की कामना अपूर्ण रह जाती है। कवि ने इस व्यथा को दबाने पर कविता का वह भाव प्रकट किया है कि जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला करके हंसने वाली उन बातों की। आ जाएगा। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व, बच्चों कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उनका? विनम्रता का, सरल स्वभाव, यथार्थ, ये तीनों ही व्यक्तित्व आपके सामने यहां पर है। आगे चलें अपन। आगे चलें। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे? ये आपके लिए है। जितने भी महापुरुष है उनकी आप पढ़ो। बिल्कुल बच्चों, वस्तुनिष्ठ नहीं है, लघुत्रात्मक है। तो देखें प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? क्योंकि जिसने भी आत्मकथा लिखी है अभी तक, वह केवल हंसी के पात्र बने, इसके अलावा कुछ भी नहीं बने, इसलिए वो लिखना नहीं चाहता। दूसरा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हे मेरे मित्रों, प्रेम की बातें किसी को बताई नहीं जाती। वह प्रेम प्रसंग में आपके सामने कैसे प्रकट करूं जब प्रिया के संग रह करके मैंने सुखद एहसास, सुख की अनुभूति की थी। आगे चलिए। आत्मकथा कवि का भाषा सौंदर्य, बच्चों भाषा सरल है, सुबोध है, सरस है, भावानुकूल है। अलंकारों का विशेष प्रयोग है। रूपक अलंकार, जैसे मैं बात करूं मधुप गुनगुना करके रूपक अलंकार है, और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग है। ऐसे इसमें अलंकारों का विशेष प्रयोग इन्होंने किया है। आगे चलें। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे मन से पढ़ा है, और भी विस्तृत आपको जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, इन सब का अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप भी बिल्कुल इन क्वेश्चन को सही करके आएंगे, परीक्षा में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जो हमने नहीं पढ़ा हो वन शॉट वीडियो के माध्यम से। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।